हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 11th। बेसिकली एटम से शुरुआत करते हैं। एटम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो क्योंकि आप क्लास 11th में हैं तो आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन मिला हुआ है एटम का। व्हाट इज़ एटम? एटम इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, राइट। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम। ठीक। और भी चीज़ें जो आप ऑलरेडी नोन हैं आपको, कि एटम इज मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस, राइट। एट द सेंटर ऑफ एटम क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। द न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे? प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना ही नेगेटिव में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। क्लास 10th में आपने चार्ज के बारे में भी थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, राइट। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या जाना कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और उसके चारों तरफ क्या फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आप क्लास 11th में क्लास 10 तक ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट। चलिए अगली बात करते हैं। बेसिकली एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, बिकॉज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है कि एक एटम के अंदर चूँकि न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना कम मास होता है, राइट। तो एटम से भी छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज इलेक्ट्रॉन, नॉट एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, राइट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बार बार अगर रिपीट करें तो हमको क्या मिल जाता है? एक कंप्लीट चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ वॉल, वॉल किस चीज़ से बनती है? ब्रिक से। ब्रिक को आप बार बार रिपीट करके रखते चले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिमिलरली मैटर का भी यही है। एटम्स क्या होते हैं? मिलते चले जाते हैं और आपको क्या मिलता है? कंप्लीट मैटर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते चले जाएंगे तो आपको कंप्लीट मैटर नहीं मिलेगा। क्या मिलने से आपको कंप्लीट मैटर मिलेगा? जो आपकी सराउंडिंग में है वो है एटम, राइट। तो एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, राइट। ठीक। तो एटम की थ्योरी हमको किसने दी थी? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको डाल्टन्स थ्योरी दी थी। उन्होंने ही हमको इस थ्योरी में एटम के बारे में बताया था। बहुत सी चीज़ें एटम के बारे में हमसे डिस्कस करी थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने एटम्स की डिस्कस करी थी। अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज लेके आए थे। उसमें थे थॉमसन, जे थॉमसन। उन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया था। और उसके बाद आए थे रदरफोर्ड। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम
की थ्योरी हमको बताई थी, राइट। तो क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो ये जो है आपके मॉडल्स सिलेबस से बाहर हो गए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अभी अभी जो मैंने मॉडल बनाया था कि एटम इज़ लाइक अ स्फेरिकल एम्प्टी बॉल, और सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये मॉडल किसका था, रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड जी ने इस मॉडल को दिया था। हमको जो स्टडी करनी है वो करनी है बोर मॉडल से, हमको पढ़ना है बोर्स मॉडल। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, राइट। चलिए ओके, तो हमको पढ़ना है बोर मॉडल। तो बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एटम के स्ट्रक्चर पे स्टडी करी, और उन्होंने थोड़ा सा हमको बताया कि एटम एक्चुअली अंदर से कैसा होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। तो बोर ने 4 पॉस्टुलेट्स दिए। पहला पॉस्टुलेट ये था कि जितनी भी चीज़ें रदरफोर्ड ने बताई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। जिनमें क्या है कि एटम क्या है, एक स्फेरिकल एम्प्टी शेल है, उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही सारा मास होता है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये बात हमको किसने बताई, बोर ने, कि जितनी भी बातें रदरफोर्ड जी ने हमको अपनी एटॉमिक थ्योरी में दी हैं, एटॉमिक मॉडल में दिया है, वो सब ठीक है, राइट। उन्होंने बोला एटम इज एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, विद ऑल द मास concentrated in a very small region called nucleus. Electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits, right, and nucleus consists of protons and neutrons. तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय बोर, ठीक है। बोर ने हमको ये सारी बातें बताई, राइट। फिर दूसरी बात उन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या दी, अपनी थ्योरी में दूसरी बात उन्होंने बताई कि भैया जो ये एटम के अंदर क्या होता है, जो ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहाँ से क्या होता है कि वो कोई भी अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता। इस बात को बहुत डीपली समझते हैं। पहले क्या होता है कि रदरफोर्ड जी ने हमको ये बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल्स, राइट। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
राइट, कि अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल इज अंडर एक्सेलरेशन, तो वो क्या करेगा, रेडिएट्स एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन ऑलवेज रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या मतलब है इस बात का, कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन तो आप समझते ही हैं, स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है यानी वो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जितनी भी लाइट आप देखते हैं या जिन वेव्स के बारे में आपने सुना है, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स या गामा रेज, जो भी सुनिए, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जितनी भी लाइट है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो हीट आप महसूस करते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राइट, अच्छा, तो ये हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने हमको ये बात बताई थी और प्रूव भी हुआ था ये, ठीक है, तो जो कि हम पढ़ते हैं। अब बेसिकली जब रदरफोर्ड जी ने हमको, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोर मॉडल, लेकिन मैं बता किसके बारे में रहा हूँ, रदरफोर्ड जी की, क्योंकि ये मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया ये। तो उन्होंने बोला कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये एक्सेलरेशन कर रहा है। आप क्लास 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, या अभी 11th में भी आप पढ़ने जाएंगे इन फिज़िक्स, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इवन इफ अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, स्टिल इट इज़ अंडर एक्सेलरेशन। राइट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रही है तो वो क्या है, एक्सेलरेशन कर रही है, इवन इफ उसकी स्पीड अगर इंक्रीज़ नहीं हो रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी 40 की स्पीड से चल रही है, मान लो कार है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है और इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। सिमिलरली यही कार सर्कुलर मोशन कर रही है और स्टिल इसकी स्पीड हर मोमेंट पे कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, तो हम क्या सोचते हैं, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है जब ये लीनियर मोशन कर रही है, लेकिन अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई फोर्स। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला क्लास 9 में आपने पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी, ठीक है, उस पर अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको पुश या पुल करते हैं, ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, तो क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, यानी उसकी स्पीड या तो इंक्रीज होगी या आप डिक्रीज करेंगे, तो स्टेट चेंज करती है फोर्स। तो फोर्स ही क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर फोर्स लग रही है। राइट, तो बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी मतलब उस पर क्या लग रही है, फोर्स। ठीक, यानी फोर्स लग रही है, उल्टा भी सोच सकते हैं, फोर्स लग रही है तो बॉडी क्या कर रही होगी, एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही होती है, तो वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा उसके पास एक फोर्स होती है, उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स खींच रही होती है, और क्योंकि उसके पास एक चलने वाली एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो वो लगातार सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जाना तो चाह रही है लेकिन जा नहीं सकती, क्योंकि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये फोर्स जो है सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। वो एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करने में खर्च नहीं हो रहा, किस में जा रहा है, सारा का सारा डायरेक्शन को चेंज करने में। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो क्या कर रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज़ अंडर एक्सेलरेटेड मोशन। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन, दे आर अंडर एक्सेलरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और इफ इट इज़ अंडर एक्सेलरेशन तो इट विल रेडिएट एनर्जी, और ये अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और ये स्पाइरल पाथ फॉलो करके कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। और इस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है जो हम पढ़ते हैं वो ख़त्म। ठीक है, तो रदरफोर्ड
जिसे जब ये बात पूछी गई तो वो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसीलिए बोर मॉडल आया, बोर किया, उन्होंने ये सारी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो यही उन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में बोला। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहाँ से वो चाह के भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता, ठीक है। बोर ने अपने सेकंड पॉस्टुलेट में क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें पॉसिबल ही नहीं है एनर्जी रेडिएट हो सके, वो निकल ही नहीं पाती एनर्जी वहाँ से, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ये अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, ये पढ़ेंगे आप 12th में जाके, ठीक है। उसका रीज़न भी हम 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक। तो दिस वाज द सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। क्या था सेकंड पॉस्टुलेट, कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेशनरी या स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर एनर्जी कैन नॉट बी रेडिएटेड। राइट, दिस वॉज हिज सेकेंड पॉस्टुलेट। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पॉस्टुलेट पे। कुल मिला के 4 पॉस्टुलेट दिए थे बोर ने, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉस्टुलेट पे। ओके, व्हाट इज थर्ड पॉस्टुलेट? थर्ड पॉस्टुलेट में और उन्होंने डिफाइन किया कि भाई, उन्होंने बोला अगर ये एटम है तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। भाई एक ऑर्बिट ये हो गया, इससे नीचे भी एक ऑर्बिट हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, और ऊपर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हम बना सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट्स में घूमता है, ऐसा नहीं है वो कहीं भी घूमेगा, कि मान लो पहला ऑर्बिट यहाँ है तो दूसरा कहीं यहाँ होगा, तीसरा और ऊपर, चौथा और ऊपर, इस तरीके से फिक्स होते हैं ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है वो किसी भी ऑर्बिट में, कोई भी रेडियस के ऑर्बिट में चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो किन ऑर्बिट्स में वो घूमेगा उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के मल्टीप्लिकेशन में होगा। क्या मतलब है इस बात का, फिर जान लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स in which its angular momentum will be integral multiple of h/2π. Electron will revolve in those orbits in which its angular momentum will be integral multiple of h/2π. ठीक है, समझते हैं इस बात को। आपने मोमेंटम पढ़ रखा है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी, हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? मोमेंटम। एट द सेम टाइम अगर बॉडी लीनियर मोशन नहीं कर रही, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, body is revolving in circular orbit या in a circular path, ठीक है, then we calculate its angular momentum, यानी कि उसको हम डिनोट करते हैं L से, and that is equal to R into P, यानी radius of rotation and its linear momentum at any instant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल m मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो मोमेंटम हो गया, m इंटू वी तो मोमेंटम हो गया, लेकिन अगर आप इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट।
एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाई एल, मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाई एल, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू पी और आर इंटू एम वी, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा बी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। व्हाट इज एच अपॉन 2 पाई? तो एच इज अ नंबर, एच इज बेसिकली अ नंबर विच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, सिंस इट इज अ कांस्टेंट तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है एंड दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, राइट, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। पाई इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो एच अपॉन 2 पाई एक नंबर हो गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अगर मैं एग्जांपल से बात करूँ, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 100 है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ये जब हम निकालेंगे, अगर उसकी वैल्यू 200 आती है तो वो 100 के मल्टीप्लिकेशन में आती है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 100, है ना। एच अपॉन 2 पाई मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर 100 है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम 200 है, तो यानी वो 100 का मल्टीपल ही तो है, तो यानी कि वो एक परमिसिबल ऑर्बिट है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ पे क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई और ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और वहाँ पे उसकी क्या कहते हैं जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो आता है फॉर एग्जांपल 500, तो स्टिल इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 100, यानी एच अपॉन 2 पाई का वो मल्टीपल है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को घूमना अलाउड है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन बाई चांस अगर आप सोचें कि बीच में कोई ऑर्बिट है, वहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम है 350, तो 350 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घूमना अलाउड नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, यानी एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में अगर एंगुलर मोमेंटम आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उस ऑर्बिट में घूमना परमिसिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। और परमिशन उसको नहीं है कहीं और घूमने की, वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम हो एच अपॉन 2 पाई की मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है बात? यानी कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, एन कैन बी एनी नंबर, यानी कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, राइट। चलिए अब करते हैं चौथा पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट हमको क्या बताता है कि भाई दिस इज न्यूक्लियस, मान लो दिस इज वन ऑर्बिट, दिस इज अनदर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉर एग्जांपल 100 जूल, और यू कैन से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई इनिशियल 100 जूल, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को जंप करके यहाँ जाना है, यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होनी चाहिए 150 जूल फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 50 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ तो ये जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ आना है तो उसको अपने अंदर से 50 जूल की एनर्जी वापस से रेडिएट करनी होगी और वो वापस यहाँ आ सकता है। तो यानी चौथा पोस्टुलेट यही है कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट व्हेन आइदर दे एब्जॉर्ब एनर्जी और दे रिलीज एनर्जी। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, और जब वो रेडिएट करते हैं तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते हैं, राइट। तो यहाँ से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक, तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ से वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो कहाँ आएगा, नीचे, राइट।
अच्छा, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और कितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप कितना है दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो वो ऑब्वियसली 50 जूल की एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या ऑब्वियस है कि ये रिलीज करेगा। तो दिस वाज हिज फोर्थ पोस्टुलेट, राइट। Electrons absorbs and release energy on moving from one orbit to another orbit. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्स एंड releases energy on moving from one orbit to another, absorbs or releases energy on moving from one orbit to another orbit. वो जो एनर्जी ये रिलीज करेगा दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट and this is energy of initial orbit, right। तो ये 4 पोस्टुलेट्स थे बोर के जो हमने आज पढ़े। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे।